नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं बायोलॉजी की, उसी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन एवं गैसीय विनिमय। रेस्पिरेटरी संबंधित जो टॉपिक है, रेस्पिरेशन और गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो श्वसन एवं गैसीय विनिमय देखो, कोशिका में कार्बन कणुओं के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। देखो, कोशिका में कार्बनिक जो अणु होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण से ऊर्जा जो उत्पादन होती है उसको क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। श्वसन की जो अवस्थाएं हैं वो जीएस कार्टर के अनुसार, किसके अनुसार? जीएस कार्टर के अनुसार कितनी है? एक तो है बाह्य श्वसन, एक है आंतरिक या इंटरनल रेस्पिरेशन, एक तो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि बाहरी वातावरण में फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय होता है। क्या होता है? बाहरी वातावरण में फेफड़ों के बीच क्या होता है? गैसीय विनिमय होता है। बाहरी वातावरण में फेफड़े जो होते हैं उनके बीच गैसीय विनिमय होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? फेफड़ों एवं रक्त के बीच गैसीय विनिमय होता है। रक्त व ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसीय विनिमय होता है। देखो, फेफड़ों व रक्त के बीच गैसीय विनिमय होता है इंटरनल रेस्पिरेशन में, और रक्त व ऊतक कोशिकाओं के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और एक्सटर्नल में बाह्य वातावरण और फेफड़ों के बीच, और इंटरनल में फेफड़ों एवं रक्त के बीच में, लंग्स और ब्लड के बीच में, और ब्लड और टिश्यू के बीच में। कोशिकीय जो श्वसन होता है तीन प्रकार का बताया इन्होंने, एक्सटर्नल, इंटरनल और एक होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या होता है कि कोशिकाओं में प्रविष्ट O2 कार्बनिक अणुओं का ऑक्सीकरण करती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकाओं में प्रविष्ट ऑक्सीजन कार्बनिक अणुओं का ऑक्सीकरण करती है और जिससे क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन तंत्र की संरचनाओं के बारे में बात करें तो एक तो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखो, मार्ग जिससे होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, यानी कि लंग्स में जो वायु प्रवेश करती है वह मार्ग जो होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लंग्स जो है गैसों के विनिमय के वास्तविक जो स्थल होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के वास्तविक जो रियल स्थल होते हैं उनको वो हैं लंग्स। नोज़ और नेसल पैसेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले नोज़ और नेसल पैसेज। देखो, एक जोड़ी बाह्य नासा क्षेत्र यानी कि डायराइनस कंडीशन में, हमारी जो नाक होती है उसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, तो डायराइनस कंडीशन बोलते हैं इसको। एक जोड़ी बाह्य नासा क्षेत्र यानी कि डायराइनस कंडीशन में नासा मार्ग का शेष लंबा वाला भाग तीन प्रकार की अस्थियों से घिरा होता है: नेसल, मैक्सिला व एथमॉइड। नासिका मार्ग का शेष लंबा वाला भाग तीन प्रकार की अस्थियों से घिरा होता है: नेसल, मैक्सिला और एथमॉइड। नेसल, मैक्सिला और एथमॉइड। PSCCGE यानी कि सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। PSCCGE सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम द्वारा बना इस उपकला में ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट हैं। इस उपकला में ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि म्यूकस का स्रावण करती हैं। जो कि किसका स्रावण करती हैं? म्यूकस का। तो PSCCGE यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, और जो कि क्या करती हैं? म्यूकस का स्राव करती हैं। ठीक है। कहाँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? नोज़ और नेसल पैसेज के बारे में। और इसके अलावा नासिका अस्थि एक रोम रहित पक्षमावीय झिल्ली का आवरण होता है। रोम रहित पक्षमाव विहीन झिल्ली का आवरण होता है, और इसे बोलते हैं स्नेडेरियन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? जो कि ऑल्फैक्टरी होती है, सूंघने में काम देती है, ऑल्फैक्टरी होती है। स्नेडेरियन मेम्ब्रेन जो कि नासिका जो अस्थि होती है वो एक रोम रहित पक्षमाव विहीन झिल्ली का आवरण होता है, और उसको बोलते हैं स्नेडेरियन मेम्ब्रेन, जो कि क्या होती है? ऑल्फैक्टरी होती है। मुखग्रसनी गुहा के बारे में बात करें, एक तो है नोज और नेसल पैसेज, एक है मुखग्रसनी गुहा। मुख एवं नासा गुहा के बीच अग्र भाग में कठोर तथा पश्च भाग में कोमल तालु यानी कि अंतिम भाग युवला कहलाता है। देखो, मुख एवं नासा गुहा के बीच अग्र भाग में कठोर तथा पश्च भाग में कोमल तालु होता है। अग्र भाग में तो कठोर होता है, पश्च भाग में कोमल तालु होता है, और अंतिम भाग इसका युवला कहलाता है।
मुख ग्रसनी कोष्ठ में 2 दरार रूपी छिद्र पाए जाते हैं। मुख ग्रसनी गुहा के बारे में बात करें तो मुख एवं नासा गुहा के बीच अग्र भाग में कठोर एवं पश्च भाग में कोमल तालु प्रेजेंट होते हैं और जिसको बोलते हैं यूवेला। अंतिम जो भाग होता है उसका कहलाता है यूवेला। और मुख ग्रसनी कोष्ठ में 2 दरार रूपी छिद्र पाए जाते हैं। मुख ग्रसनी जो कोष्ठ होता है उसमें 2 दरार रूपी छिद्र पाए जाते हैं। पृष्ठ जो छिद्र होता है वो निगल द्वार होता है जिसको बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं जिसको? गलेट बोलते हैं। पश्च छिद्र निगल द्वार होता है। गलेट जिसको बोलते हैं ग्रसिका ईसोफेगस में खुलता है, भोजन मार्ग है। और जो कि ईसोफेगस में खुलता है, ग्रसिका या फिर ईसोफेगस में, ग्रसिका को ही ईसोफेगस बोलते हैं। तो ग्रसिका ईसोफेगस में खुलता है। ये निगल द्वार जो होता है, गलेट जो होता है, और ये ही क्या है, भोजन मार्ग भी है। अधर जो छिद्र होता है यानी कि कंठ द्वार जिसको बोलते हैं वो होता है ग्लॉटिस। गलेट और ग्लॉटिस ये 2 छिद्र थे। तो ग्लॉटिस जो होता है वो लैरिंक्स में खुलता है, यानी कि ये श्वसन मार्ग होता है। लैरिंक्स में खुलता है और ये क्या है, श्वसन मार्ग है। एक चपटी उपास्थि यानी कि एपिग्लॉटिस, एक चपटी उपास्थि यानी कि एपिग्लॉटिस ग्रसनी का वह भाग जहाँ भोजन व वायु आपस में मिश्रित होते हैं। एक चपटी उपास्थि यानी कि एपिग्लॉटिस, एक चपटी उपास्थि यानी कि एपिग्लॉटिस ग्रसनी का वह भाग जहाँ भोजन व वायु आपस में मिश्रित होते हैं। एपिग्लॉटिस क्या होता है, ग्रसनी का वह भाग जहाँ भोजन व वायु आपस में क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। भोजन निगलते समय यह उपास्थि कंठ द्वार ग्लॉटिस को ढक लेती है। भोजन निकलते समय यह जो उपास्थि होती है कंठ द्वार ग्लॉटिस को क्या कर लेती है, ग्लॉटिस को ढक लेती है। एक चपटी उपास्थि होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस वह भाग होता है जहाँ भोजन व वायु आपस में क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। भोजन निगलते समय यह उपास्थि कंठ द्वार जो होती है ग्लॉटिस, कंठ द्वार यानी कि ग्लॉटिस को क्या कर लेती है, ढक लेती है, एपिग्लॉटिस। कंठ क्या होता है, लेडनिक्स जिसको बोलते हैं, ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जहाँ से आवाज़ निकलती है, वॉइस प्रोड्यूसिंग। इसके अलावा है अवटू या थायराइड कार्टिलेज। अवटू या थायराइड कार्टिलेज के बारे में बात करें, अवटू ग्रंथि भी बोलते हैं थायराइड को, हाइलेन उपास्थि से निर्मित होती है। ह्यूमन मेल में थायराइड के अधर जो तल होता है उस पर होता है एडम सेपल नामक जो प्रोसेस है वो पाया जाता है, जो कि एक द्वितीय लैंगिक लक्षण है। क्या है, द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है एडम सेपल। ह्यूमन मेल्स में थायराइड के अधर तल पर एडम सेपल पाया जाता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में बात करें तो थायराइड का ठीक नीचे स्थित होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो के बारे में बात करें तो थायराइड के ठीक नीचे स्थित होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। एरेटिनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। देखो लैरिंक्स में 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। जो लैरिंक्स होता है उसमें 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। एक तो होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स और एक होता है पश्च जोड़ी वाक तंतु। एक तो होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, एक तो होता है क्या, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। कार्य आवाज़ उत्पादन यानी कि फोनेशन होता है। इसका का जो कार्य होता है वो आवाज़ उत्पादन यानी कि फोनेशन होता है। ट्रू वोकल कॉर्ड्स को नम बनाते हैं। ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसको क्या है, नम बनाते हैं। कार्य होता है आवाज़ उत्पादन, फोनेशन होता है। पश्च जोड़ी वाक तंतु ये वोकल कॉर्ड फोनेशन में मदद करते हैं। श्वास नली के बारे में बात करें तो इसका मतलब है ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया। सी आकार की हाइलन कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो इसे पिचकने से क्या करती है, रोकती हैं। सी आकार की हाइलन कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। श्वास नली या ट्रैकिया के बारे में बात करें तो सी आकार की हाइलन कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। ट्रैकिया जो होता है उसमें सी आकार की हाइलन कार्टिलेज रिंग्स होती हैं और जो कि इसे पिचकने से क्या है, रोकती हैं। ट्रैकिया की भित्ति में 4 परतें होती हैं, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, कार्टिलेजिनस लेयर और ट्यूनिका एडवेंसिया। म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, कार्टिलेजिनस लेयर और ट्यूनिका एडवेंसिया। म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, कार्टिलेजिनस लेयर, सी आकार के छल्ले होते हैं और ट्यूनिका एडवेंसिया। ठीक है। अब लंग्स के बारे में बात करें तो जो फुफ्फुस होते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं जो उसको लंग्स को, तो फुफ्फुस जो होते हैं फेफड़ों पर 2 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है और इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन।
क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फेफड़े जो होते हैं उस पर 2 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। कौन से क्या क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा जिसको कहलाते हैं। कभी कभी जीवाणु संक्रमण के कारण ये तरल की जो मात्रा होती है उसमें बढ़ जाती है जीवाणु संक्रमण से। मनुष्य में दायां फेफड़ा 3 लोब से व बायां फेफड़ा 2 लोब से बना होता है। मनुष्य में जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 लोब से और बायां फेफड़ा जो होता है वो 2 लोब से बना हुआ होता है। ठीक है। एल्वेली के बारे में बात करें तो यूनिट ऑफ लंग्स है कूपिका। एल्वेली जो है, कूपिका जो है यूनिट ऑफ लंग्स है, यूनिट ऑफ लंग्स। प्रत्येक पाली योजी ऊतक पट्टियों यानी कि लॉब्यूल व अनेक एयर सैक्स और एल्वेली। प्रत्येक जो पाली होती है, एल्वेली जो होता है कूपिका, ये क्या होती है, यूनिट होती है लंग्स की। लंग्स की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं एल्वेली या फिर कूपिका। प्रत्येक पाली योजी ऊतक पट्टियों लोब्यूल अनेक एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं एल्वेली में। भित्ति 2 परतों से बनी हुई होती है, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमिश एपिथेलियम। इनकी जो भित्ति होती है, एल्वेले की जो भित्ति होती है वो येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमिश एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और ये सिंपल स्क्वेमिश जो एपिथेलियम होता है इसको बोलते हैं न्यूमोसाइट्स बोलते हैं। और गैसेस के विनिमय में ये काम आती है, गैसों के विनिमय में ये काम आती है। सिंपल स्क्वेमिश एपिथेलियम जिसको बोलते हैं न्यूमोसाइट्स जो इसको बोलते हैं, गैसेस के विनिमय में ये काम आती है। इनमें से कुछ है लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड का स्रावण करते हैं। इनमें से कुछ दो होते हैं वो लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड का स्रावण करते हैं जो पृष्ठ तनाव कम करके एल्वेली को पिचके रहने से रोकता है। इनमें से कुछ हैं जो कि लेसिथिन नामक ये जो न्यूमोसाइट्स होती हैं गैसेस के एक्सचेंज ऑफ गैसेस में न्यूमोसाइट्स का रोल होता है, जो कि क्या होती है, सिंपल स्क्वेमिश एपिथेलियम की परत होती है। और ये लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड ये जो होती हैं भित्ति, ये लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड का स्रावण करते हैं जो कि पृष्ठ तनाव कम करके एल्वेली को क्या है, चिपकने से रोकता है। चिपकने से नहीं, पिचकने से। एल्वेली जो होती है ना उसको पिचकने से रोकता है। स्तनधारी फेफड़ों में पेशियाँ नहीं पाई जाती हैं। स्तनधारी जो फेफड़े होते हैं उसमें क्या होता है कि पेशियाँ जो होती हैं वो नहीं पाई जाती, पेशियाँ नहीं पाई जाती। देखो फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, जो वर्टिब्रेट जो लंग्स होते हैं उसमें जो मसल्स होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, अतः इसको स्वयं सिकुड़ने व फैलने की क्षमता नहीं पाई जाती है। सकल लंग्स पाए जाते हैं, इसमें स्वतः स्वयं सिकुड़ने और फैलने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है क्योंकि पेशियाँ नहीं होती इसमें। संवातन में सहायक जो पेशियाँ हैं वो देख लेते हैं। तो मसल्स विच हेल्प्स इन वेंटिलेशन मूवमेंट, यानी कि संवातन में सहायक जो पेशियाँ हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है डायफ्राम। इसमें अरीय पेशियाँ होती हैं। इसमें क्या होती हैं, अरीय पेशियाँ होती हैं। अंत श्वसन में सहायक होता है, और जो अंत श्वसन होता है, इंस्पिरेशन जो होता है, उसमें ये सहायक होता है डायफ्राम। अरीय पेशियाँ होती हैं डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में बात कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं, अंतरापर्श्विक पेशियाँ जो होती है, इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, 2 पसलियों के बीच का ये अवकाश होता है। 2 पसलियों के बीच का जो अवकाश होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। और ये 2 प्रकार का है, एक तो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो EICM जो है, स्टर्नम भी जो ये है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये इंटरकोस्टल मसल होता है। स्टर्नम ऊपर पे व बाहर की तरफ विस्थापित होती है। स्टर्नम EICM की वजह से, स्टर्नम जो होती है इसको बोलते हैं स्टर्नम बीच वाली। तो स्टर्नम ऊपर और बाहर की तरफ विस्थापित होती है, अंत श्वसन में सहायक होती है। अंत श्वसन में होती है सहायक कौन सी, EICM। जबकि IICM जो होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, ओनली बलपूर्वक एक्सपिरेशन में सहायक होते हैं। जब बलपूर्वक एक्सपिरेशन होता है तब ये सहायक होते हैं। तो ऊपर और बाहर, स्टर्नम ऊपर और बाहर की तरफ विस्थापित होता है EICM की वजह से। बलपूर्वक एक्सप्रेशन में सहायक होते हैं IICM। नियंत्रण प्रमस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। इनका जो नियंत्रण होता है वो प्रमस्तिष्क के नियंत्रण में होता है।
अब हम बात कर लेते हैं श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। तो श्वसन की जो क्रियाविधि है, एक तो होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन, अंतःश्वसन और निःश्वसन। फेफड़े को वायु देखो, अंतःश्वसन कब होता है? जब फेफड़ों का वायु दाब कम हो जाता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक वायु दाब से। एक तो होता है इंस्पिरेशन, एक होता है इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में फेफड़ों का वायु दाब कम हो जाता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब होता है, मतलब फेफड़ों का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। तो इस तब होता है अंतःश्वसन, होता है इंस्पिरेशन होता है। औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। 1 मिनट में कितना श्वसन करता है? 12 से 16 बार श्वसन कर लेता है। नियमन के बारे में बात करें तो इसका श्वसन का नियमन होता है मस्तिष्क के मेड्यूला क्षेत्र में। जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन के मेड्यूला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लयन केंद्र विद्यमान होता है मेड्यूला क्षेत्र में, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। और मस्तिष्क के पोन्स भाग में, मेड्यूला और पोन्स दोनों ही भागों में, एक तो है मस्तिष्क के मेड्यूला और पोन्स भाग में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है और केंद्र के संकेत इंस्पिरेशन की अवधि को कम कर सकते हैं। जो अंतःश्वसन है उसकी अवधि को ये कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को ये परिवर्तित कर सकता है। कौन सा? पोन्स वाला भाग श्वसन दर को परिवर्तित कर सकता है। इसके अलावा हियरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स आर्क, ये क्या होता है? हियरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स आर्क, ये क्या है? सुरक्षात्मक प्रतिवर्त क्रिया। सुरक्षात्मक प्रतिवर्त क्रिया जो केवल तब काम करती है जब किसी कारण से स्विच ऑफ इंस्पिरेशन जाम नहीं करता है। जो केवल तब काम करती है जब किसी कारण से स्विच ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि स्विच ऑफ इंस्पिरेशन जो होता है वो काम जाम नहीं करता। यानी कि स्विच ऑफ इंस्पिरेशन जब जाम नहीं करता तब ये हियरिंग ब्रियोर रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सेंसरी फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग। कौन सा संवेदी कारक है जो कि ब्रीदिंग पे इफेक्ट डालता है? तो ग्रीवा धमनियों को भित्ति में, कौन सा संवेदी कारक है जो कि सेंसरी फैक्टर है जो कि ब्रीदिंग को इफेक्ट डालता है? तो ग्रीवा धमनियों की भित्ति में। किसमें? ग्रीवा धमनियों की भित्ति में एक संवेदनांग पाया जाता है और उसको बोलते हैं कैरोटिड लेबिरिंथ। एक संवेदनांग पाया जाता है कैरोटिड लेबिरिंथ। क्या होता है कैरोटिड लेबिरिंथ? रक्त में ऑक्सीजन O2 सांद्रता के लिए संवेदनशील होता है। ये रक्त में, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन सांद्रता के लिए क्या होता है? संवेदनशील होता है। जब कभी रक्त में O2 की सांद्रता कम हो जाती है। ग्रीवा धमनियों की भित्ति में एक संवेदनांग पाया जाता है कैरोटिड लेबिरिंथ, बोलते हैं रक्त में ऑक्सीजन सांद्रता के लिए संवेदनशील होता है। जब कभी रक्त में O2 की सांद्रता कम हो जाती है तो ये संवेदनांग उत्तेजित होकर श्वसन केंद्र अधिक सक्रिय होकर श्वसन दर को ये बढ़ा देता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है, यानी कि O2 सांद्रता के लिए संवेदनशील होता है कैरोटिड लेबिरिंथ, ठीक है। और ऑक्सीजन की सांद्रता जैसे ही ब्लड में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। संवेदनांग उत्तेजित होकर के श्वसन केंद्र अधिक सक्रिय हो जाता है और श्वसन दर क्या होती है? बढ़ जाती है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान के बारे में बात करें तो फेफड़ों में ये आदान प्रदान होता है वो कुपिकीय वायु के द्वारा होता है, यानी कि एल्वेलर जो एयर होती है उसके द्वारा होता है। एट्रियल ब्लड के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? एट्रियल ब्लड के मध्य होता है। फेफड़ों में यह जो आदान प्रदान होता है क्यूपिका वायु, यानी कि एल्वेलर जो एयर होती है, फेफड़ों में जो आदान प्रदान होता है वो किससे होता है? एल्वेलर एयर और एट्रियल ब्लड के मध्य में होता है। यानी कि धमनीय जो रक्त होता है और एल्वेलर जो एयर होती है उसके मध्य आदान प्रदान होता है। निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, सिंपल डिफ्यूजन विसरण द्वारा ये संपन्न हो जाती है। किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कि विसरण के द्वारा ये संपन्न हो जाती है। निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, यानी कि जो कुपिकीय वायु और धमनीय रक्त, कुपिकीय वायु और एट्रियल जो ब्लड होता है उसके मध्य गैसों का एक्सचेंज होता है। कुपिकीय वायु में ऑक्सीजन का दाब, कुपिकीय जो वायु होती है, एल्वेलर जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका दाब होता है 104 mmHg और धमनीय जो रक्त होता है उसमें होता है 40 mmHg।
कुपिकीय वायु में ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो होता है 104 mmHg और धमनीय रक्त होता है 40 mmHg। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आएगा, यानी कि 104 से 40, यानी कि ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो कुपिकीय वायु से धमनीय वायु में होता है, क्योंकि 104 से 40 में होता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो होता है। जबकि एल्वेलर एयर का जो CO2 है, ये तो हो गया ऑक्सीजन का एक्सचेंज। अब CO2 दाब के बारे में बात करें तो एल्वेलर जो एयर होती है, यानी कि CO2 का जो दाब होता है, CO2 का जो दाब होता है वो होता है 40 mmHg और धमनीय रक्त होता है 45 mmHg। एल्वेलर जो होती है, CO2 का जो दाब होता है वो होता है 40 mmHg और धमनीय रक्त होता है 45 mmHg। ठीक है, तो धमनी से ये कहाँ जाएगा, एल्वेलर एयर में जाएगा, यानी कि जो कुपिकीय वायु होती है, कुपिकीय वायु में CO2 का जो दाब होता है वो होता है 40 और धमनीय रक्त में जो CO2 का दाब होता है वो होता है 45, यानी कि 45 से 40 की तरफ जाता है, यानी कि धमनीय रक्त से ये जाता है कुपिकीय कुपिकीय CO2 कुपिकीय दाब की तरफ जाता है, यानी कि CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो धमनीय रक्त से कुपिकीय वायु की ओर होता है, जबकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज कुपिकीय से धमनीय रक्त की ओर होता है। अब रक्त में गैसों का परिवहन देखते हैं, तो ब्लड में गैसों का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन देखते हैं तो 3% रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है, 3% जो ऑक्सीजन होती है, ओनली 3% वो क्या होती है, ब्लड प्लाज्मा में घुल जाती है। 97% जो होती है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन की संयोजकता 2 होती है। एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 अणु ऑक्सीजन से संयोग करता है। एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 अणु ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग करता है। 97% हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, 97%, तो मेनली 97% ही हो गया। तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 अणु ऑक्सीजन से सहयोग करता है। CO2 की अधिक सांद्रता भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन को प्रेरित करती है। CO2 जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, CO2 की जो अधिकता होती है, CO2 की अधिक सांद्रता भी ऑक्सीजन के विखंडन को क्या करती है, प्रेरित करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन पर CO2 की सांद्रता का जो प्रभाव होता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन पर CO2 की सांद्रता का जो प्रभाव होता है, किसकी सांद्रता, CO2 की जो सांद्रता का प्रभाव होता है उसको बोलते हैं वोर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं, वोर्स इफेक्ट बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विखंडन पर पीएच का जो प्रभाव होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे CO2 का जो प्रभाव होता है उसको वोर्स इफेक्ट, और पीएच का जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं रूट इफेक्ट। CO2 का जो परिवहन होता है, इसके परिवहन की 3 विधियां होती हैं। विलीन अवस्था में कार्बोनेट के रूप में, देखो इसके परिवहन जो होता है वो 3 विधियां होती हैं। CO2 का जो परिवहन होता है, इसके परिवहन की 3 विधियां होती हैं। विलीन अवस्था में, यानी कि रक्त प्लाज्मा में विलीन होकर के, विलीन अवस्था में यानी कि रक्त प्लाज्मा में विलीन होकर के कार्बोनेट के रूप में रक्त प्लाज्मा में घुलकर आरबीसी के अंदर पहुंचती है। इसके परिवहन की 3 विधियां होती है। विलीन अवस्था में रक्त प्लाज्मा में विलीन होकर के, और एक तो होता है ब्लड, जो CO2 का परिवहन, ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, CO2 के परिवहन के बारे में। तो उसके परिवहन की 3 विधियों में, एक तो विलीन अवस्था में, यानी कि रक्त प्लाज्मा में, ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसमें विलीन होकर के कार्बोनेट के रूप में, देखो वहाँ पे तो क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था ऑक्सीजन से, और यह CO2 जो होता है वो कार्बोनेट के रूप में रक्त प्लाज्मा में घुलकर आरबीसी के अंदर पहुंचती है, जहां पे जल से प्रतिक्रिया करके यानी कि जो CO2 जो होती है, CO2 प्लस H2O बना करके वो H2CO3 बना लेती है, यानी कि जल से प्रतिक्रिया करके ये कार्बनिक अम्ल यानी कि H2CO3 बनाती है। ठीक है, और यानी कि H2CO3 H+ और HCO3- ये वियोजन होता है, और बाद में प्रोटीन्स के अमीन समूह एक होता है, और तीसरा होता है प्रोटीन्स के अमीन ग्रुप के साथ में।
तो एक तो ब्लड मेनली तो जो होता है वो कार्बोनेट के रूप में होता है, यानी कि CO2 जो होती है वो जल के साथ रिएक्शन करती है और फिर कार्बोनेट जो अणु होता है वो बनाती है। ठीक है, इस यहाँ से क्या है परिवहन होता है, क्योंकि ये कार्बोनेट अणु क्या है वियोजित भी हो जाता है SCO3- और H+ में। जब बाइकार्बोनेट व कार्ब अमीन्स जो होती हैं, कार्ब अमीन्स यानी कि प्रोटीन्स के अमीन समूह के साथ भी तो कार्ब अमीन्स बनाती हैं, तो बाइकार्बोनेट और कार्ब अमीन्स यौगिक फेफड़ों में जब पहुंचते हैं, जब बाइकार्बोनेट्स और कार्ब अमीन्स यौगिक फेफड़ों में पहुंचते हैं तो इसका विखंडन हो जाता है। जब फेफड़ों में पहुंचते हैं तो इसका क्या होता है, विखंडन हो जाता है, CO2 मुक्त कर देता है, CO2 मुक्त कर देते हैं, क्या कर देते हैं, CO2 को जो होते हैं वो उसको मुक्त कर देते हैं, और CO2 मुक्त होकर के रक्त से निकल करके ये वायु में चली जाती है, और इन पदार्थों के विखंडन पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या होता है, जब बाइकार्बोनेट्स और कार्ब अमीन्स यौगिक फेफड़ों में पहुंचते हैं तो इनका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, यानी कि बाइकार्बोनेट H+ और HCO3 में, यानी कि फेफड़ों में इनका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। CO2 मुक्त जो CO2 जो मुक्त कर देते हैं, CO2 मुक्त कर देते हैं, ठीक है, SCO3- और बाद में CO2 मुक्त होकर के रक्त से निकल करके वायु में चली जाती है, रक्त से निकल करके वो वायु में चली जाती है। इन पदार्थों के विखंडन पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो ये प्रभाव होता है, जो ये पदार्थ होते हैं CO2 वगैरह, उस पर जो विखंडन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो प्रभाव होता है, तो एक तो हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर एक तो CO2 का प्रभाव पढ़ लिया, CO2 की सांद्रता का बोस इफेक्ट, और एक pH का देख लिया रूट इफेक्ट, और ये जो पदार्थ बने थे CO2 वगैरह SCO3 इसके वियोजन से जो ये लंग्स में जो ये पदार्थ बने हैं उन पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। फुसफुसिया आयतन के बारे में बात करें तो एक तो होता है टाइडल वॉल्यूम यानी कि TV। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है, 500 ml होता है। संवातक दौरान फेफड़ों द्वारा ली गई एवं बाहर निकाली गई वायु की जो मात्रा होती है, संवातन के दौरान फेफड़ों द्वारा ली गई एवं बाहर निकाली गई, फेफड़ों के द्वारा ली गई एवं बाहर निकाली गई वायु की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अवशेषीय आयतन के बारे में बात करें, रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ये होती है 1200 ml। ठीक है, फुसफुसिया आयतन के बारे में बात करें तो एक तो होता है टाइडल वॉल्यूम यानी कि TV 500 ml होता है। संवातन के द्वारा फेफड़ों द्वारा ली गई एवं बाहर निकाली गई जो वायु की मात्रा होती है उसको बोलते हैं TV। अवशेषीय रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1200 ml, यानी कि बचा कुचा जो संवातन होने के बाद यानी कि रेस्पिरेशन के बाद जो बच गया जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, वो 1200 ml होता है। फुफ्फुसीय क्षमताएं यानी कि पल्मोनरी जो कैपेसिटीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फुफ्फुसीय क्षमताएं होती हैं, पल्मोनरी जो कैपेसिटीज़ है उसमें एक आता है IC यानी कि इंस्पिरेशन कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC जो होता है, IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जंतु अपने फेफड़ों को अधिकतम फैलाकर कितनी वायु निश्वसित कर सकता है, यानी कि अपने फेफड़ों को फैला करके अधिकतम फैला करके कितनी वायु निश्वसित कर सकता है, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। IC जो होती है वो IRV + TV होती है, यानी कि ये होती है 3000 + 500 3500 ml होती है IC। ठीक है, और एक होता है जैविक वाइटल कैपेसिटी यानी कि जैविक क्षमता जो होती है, लंग्स की जो जैविक क्षमता होती है, तेज रेस्पिरेशन के पश्चात तेज एक्सपिरेशन द्वारा उच्छ्वसित वायु की अधिकतम मात्रा, यानी कि हम एकदम से बहुत लंबी सांस लेते हैं, तेज सांस लेते हैं और तेज ही उसको एक्सपिरेशन कर देते हैं, यानी कि एक्सपिरेशन में वायु की जो अधिकतम मात्रा होती है वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी, वो क्या कहलाती है वाइटल कैपेसिटी या फिर जैविक क्षमता। VC जो होती है IRV ERV + TV होती है, IRV ERV + TV होती है, और ये होती है 4500 ml, यानी कि ये तेज़ इंस्पिरेशन के बाद जो तेज़ एक्सपिरेशन हम करते हैं तो तेज़ एक्सपिरेशन वायु की अधिकतम मात्रा जो होती है वो होती है 4500 ml। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो जैविक क्षमता एवं अवशेषीय आयतन का जो योग होता है, टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो जैविक क्षमता एवं अवशेषीय आयतन जो होता है, जैविक क्षमता
जैविक क्षमता एवं अवशेषीय आयतन का जो योग होता है, टीएलसी जो होती है वो 6000 ml होती है, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। जैविक क्षमता होती है इसमें, वाइटल कैपेसिटी और अवशेषीय आयतन का जो योग होता है वो होता है टीएलसी।